अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो कल मैंने आपको ये सॉल्व करके भेज दिया, तो टाइम मैंने कहा चले बचाएंगे, और आज से मैं थोड़ा सा चेंज भी करूंगा, तो आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन जो है कल मैंने इसको मुकम्मल करके आपको भेज दिया था, ठीक है। इसमें यकीनन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन है तो पूछ लो, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। कोई क्वेश्चन है सर? जी जी प्लीज सर। इसके अंदर उसने जो 1000 यूनिट्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स का था शायद, 1 मिनट मैं चेक। हाँ वो रह गए हैं जी, बिल्कुल है वो 1000 यूनिट्स, उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपने लानी है। वो 1000 यूनिट की सिर्फ वेरिएबल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी चेंज नहीं होती ना, वो उतनी रहेगी। सर उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर गिवन है हमारे पास, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स को उस कॉस्ट पे डिवाइड करके उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, उसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्शन से और मल्टीप्लाई कर देंगे फिनिश गुड्स यूनिट जो कि 1000 है। 24,000 यूनिट है ना ये आपके टोटल, ये देखें जो आपने सेल की है, और 1000 आपकी इन्वेंट्री है। ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये 24,000 यूनिट्स की है। ये जो वेरिएबल CGS है ये वाली, ये आपके 24,000 यूनिट की है। इसको डिवाइड करोगे 24,000 पे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो अमाउंट आ जाए। इसको डाल लीजिएगा, ये रह गया। और कोई क्वेश्चन? वेरिएबल कॉस्ट 30,000 आएगी ना, वो जो हमारे पास गिवन है 37,500, उसका 80%। 80% एग्जैक्टली, उसके 80%। सर वो जो जी जी सर, इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो सर उसके अंदर अगर डायरेक्टली 100/220 करें तो जरा उसको एक्सप्लेन कर दें कि रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 220 अगर डायरेक्टली करें तो उसकी कैसे वो सेंस बनती है। अच्छा ओके ओके, देखो उसने ये वर्डिंग लिखी थी, ये मैंने इक्वेशन में शायद सॉल्व भी किया था कहीं पे। सर इक्वेशन से समझ आ गया, लेकिन अगर डायरेक्टली करें 100/220 तो उसकी जरा समझा दें। ओके मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपकी सेल प्राइस मुझे मालूम नहीं है ना, ये सेल्स प्राइस है, आई हैव नॉट आइडिया कि वो सेल प्राइस क्या है, ठीक है। बल्कि सेल प्राइस इसमें गिवन थी या नहीं गिवन थी? जी सेल सर, प्राइस गिवन गिवन थी 2465, ठीक है। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है ना वो 120% है, यानी ये मेरा प्रॉफिट है जिसको GP कहते हैं, और ये वेरिएबल यानी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट। अब वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट है? 120% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 120% है ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 100 हो गई और प्रॉफिट ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी जिस पर परसेंटेज होती है उसको हम मैथमेटिकली 100 लेते हैं, तो प्रॉफिट 120 है। अब सेल प्राइस क्या होनी चाहिए फिर? अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपीज मेरी कॉस्ट आ रही है और मैं 120 प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मेरी सेल 220 हो गई। इट मीन्स कि ये जो सेल है ये 220 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं जब कैलकुलेशन करूंगा वेरिएबल कॉस्ट की, तो इसको 2650 को 2465 को 220 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 100 से। तो ये मेरे पास 1120 का आंसर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ गई बात? जी सर, शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी सर, मेरे क्वेश्चन है। जी जी सर ये 1000 की अमाउंट को मतलब जितनी अमाउंट होगी फर्स्ट क्वार्टर में कर देंगे इसको? वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्वार्टर्स में आएगी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। नहीं सर, ये 1000 1000 कौन सी वाली 1000 आप बात कर रहे हो?
सर ये फिनिश गुड्स की जो अमाउंट आएगी 1000 की वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है ना हमारी वेरिएबल सीजीएस वो 80% है ना, तो 37,500 का मैं 80% लेगा, ठीक है, ये 30,000 आ गया, लेकिन ये पूरे साल की है। तो अगर मैं पर क्वार्टर इसको कैलकुलेट करूं, वेरिएबल कॉस्ट पर क्वार्टर वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं लूं तो ये 7500 बन जाएगी डिवाइड बाय 4। अब एक क्वार्टर में आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, देखो 4,000 पूरे साल में है, और एक क्वार्टर में जो है वो आपके 6,000 हो गए, यानी ये 7500 कॉस्ट जो है ये 6,000 यूनिट की कॉस्ट है जो अभी अब तक हमने शो की हुई है, यानी यूनिट्स जो है प्रोड्यूस्ड इन क्वार्टर ये 6,000 है, और मैंने कैलकुलेशन करनी है 1000 की, तो मैं 7500 को 6000 पे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरा, इसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं एनुअल से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी 30,000 को डिवाइड कर दूंगा 24,000 यूनिट से, ठीक है, ये पर यूनिट आ जाएगा, और इसको 1000 से सिंपल मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा, जैसे मर्जी कैलकुलेट करें। नहीं सर मैं ये पूछ रही हूँ, सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 1000 की इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आएगी सर, उस मतलब को उसको सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में हम चार्ज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, या सेकंड पर भी ले जाएंगे? अच्छा नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट में होगी, क्योंकि देखें आपने जो इन्वेंट्री क्रिएट करनी है ना वो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में करनी है, उसके बाद सेकंड क्वार्टर में वही ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, वही क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, तो वो जीरो हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, क्लोजिंग माइनस होती है ना, तो एक प्लस होगी और माइनस होगी, तो 1000 यूनिट की कॉस्ट प्लस होगी, 1000 यूनिट की कॉस्ट माइनस होगी, तो जीरो हो जाएगी। इसलिए इसका इफेक्ट सिर्फ क्वार्टर 1 में डालो, 2 में नहीं डालो। सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दे सर, ये बात समझ मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपका ये इस तरह समझेगी, ये क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। मैंने एक्चुअली जो यूनिट प्रोड्यूस निकालने होते हैं वो इस तरह होता है कि यूनिट्स टू बी सोल्ड। अब पर क्वार्टर मैंने 6000 यूनिट सेल करने दोनों क्वार्टर्स में, फिर आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का उसने लिखा हुआ है कि जी मेंटेन करनी है 1000, वो यहाँ पर भी 1000 आएगी और यहाँ पर भी 1000 आएगी, फिर इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। अच्छा, जब इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी तो जीरो हो जाएगी, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस 1000 होगी। अब जरा देखिएगा यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, तो कैसे निकलेंगे यूनिट प्रोड्यूस, इसमें ये प्लस करेंगे और इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 7000 होगा और इसमें 6000 ही आ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 6000 की कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं, ये 6000 यूनिट की कैलकुलेशन आ चुकी है, तो 1000 की जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ क्वार्टर 1 में आएगी, 2 में ये जीरो हो चुकी है ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से, ठीक है जी। और भी सर हम कैश बजट बना रहे हैं ना, तो दूसरी की जो हमने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन की होगी उस पर भी तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर तो हुई होगी, तो अलग अलग दोनों क्वार्टर्स की क्यों नहीं लिख रहे? देखो मसला ये होता है कि हम जो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं ना, वो लेते ही एक्चुअली प्रोड्यूस्ड की है, या हमने सीजीएस पे कैलकुलेशन की हुई है। जब सीजीएस पे की है तो 1000 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 24 हो जाए, अदरवाइज सिंपल तरीका ये होता है क्वार्टर 1 की कैलकुलेशन करो 7000 पे, सारी कैलकुलेशन चेंज कर दो, और क्वार्टर 2 की 6000 पे, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेनी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेनी होती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इन्वेंट्रीज का इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, वो तो पिछले साल से आ रही है, वो तो प्रोड्यूस नहीं करना है। सर मतलब कि जो एक इन्वेंट्री हमने वो रखी है फिनिश गुड्स में, अगली दफा भी वही यूज हो रही है? जी मैं आपको फिर समझाता हूँ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। सेकंड क्वार्टर में आपने 6000 यूनिट सेल करने हैं, ठीक हो गया, लेकिन ये बात है जो यूनिट सेल करने हैं वो मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इन 6000 पे मेरी कॉस्ट आएगी, लेकिन इन 6000 यूनिट को अगर मैं और एक और तरीके से समझाऊं, 6000 यूनिट मैंने सेल करने हैं, 1000 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना पिछले क्वार्टर वाले, वो तो मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली जो यूनिट 6000 सेल करने हैं इसमें 1000 ऑलरेडी प्रोड्यूस है उसको माइनस कर दूंगा, यानी 5000 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि मैं 6000 सेल कर सकूं, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 होगी, तो इसका मतलब वही 6000 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो कॉस्ट पहले लगा चुके हो उसको सेकंड क्वार्टर में दोबारा कैसे ले सकते हो,
जी सर समझ आ गया, ओके शुक्रिया। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, आज से अगले क्वेश्चंस जाने से पहले, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट और आ रहे हैं, बजट का एक हिस्सा हमारा छोटा सा रहता है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे जरा डिस्कशन, जिसके अंदर हमारे कुछ बजटिंग टेक्निक्स और भी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 37, आज डेट है 23 जून 2020। अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये भी पेपर में ट्वाइस, 2 मरतबा आ चुका है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, आपकी बुक में 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्स्ड, लेकिन आप बहुत सी बुक्स पढ़ोगे उसके अंदर 2 की बजाय 3 कॉन्सेप्ट दिए होंगे। मैं तीनों डिस्कस करूंगा। इसमें एक होता है फिक्स बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, और एक होता है फ्लेक्स्ड बजट। इसने बेसिकली आपकी बुक वाले ने फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स्ड बजट को एक ही कॉन्सेप्ट लिया है, हालांकि इसके अंदर फर्क होता है। अब डिफरेंस क्या है जरा देखते जाते हैं। देखिए, फिक्स्ड बजट इज द बजट विच इज प्रिपेयर्ड वन टाइम, यानी वन टाइम, पहली दफा जब आप बजट बना रहे हो, एक बजट बना रहे हो जिसको बेस बजट का नाम देते हो। ऐसा बजट जो आपको बेसिस प्रोवाइड करता है कि ये मेरी बेस है। बेस का मतलब कॉस्ट कह लें, बेस का मतलब प्राइसेस कह लें, कि जो उसके अंदर आपने वैल्यूज यूज की हैं वो बेसिस है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज अगर हो भी जाए तो बेसिस चेंज नहीं होती, बेसिस चेंज बजट में नहीं होती। एक्चुअल में बेसिस चेंज हो सकती है जिसकी वजह से वेरिएंस आता है। तो लिहाजा जो बेस बजट है ये बनाया जाता है किस स्टेज पर? प्लानिंग स्टेज पर। ये हम प्लानिंग स्टेज पर बनाएंगे। प्लानिंग का मतलब क्या है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क, यानी आप पहली दफा जब आप बजट बना रहे हैं, वेरी सिंपल वर्ड्स, आप एक बजट बनाएंगे, जितने मर्जी यूनिट पे बना रहे हैं वो आपका फिक्स बजट बनाएगा। सपोज आपने एक बजट बनाया 70,000 यूनिट्स पर, और उस पर आपने पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट बना ली कि 70,000 यूनिट पर मेरा ये प्रॉफिट होगा, सपोज। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, फ्लेक्सिबल बजट। Flexible budget is a budget which is also prepared at planning stage. ये हम प्लानिंग स्टेज पे बनाते हैं, और बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हमने ये जो 70,000 यूनिट्स का बजट रखा है, अगर ये अटेन ना हो, इससे कम अटेन हो, तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। इसलिए फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट लेवल्स पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 90% अगर कैपेसिटी अटेन हुई तब क्या होगा, 80% पर बजट क्या होगा, 70% पे बजट क्या होगा, यानी डिफरेंट लेवल्स पे आप बजट बना देते हो। 63,000 यूनिट्स पे बजट बना दिया, 70,000 का 80%, 56,000 यूनिट्स पे बजट बना दिया, और 70 का 70%, 49,000 यूनिट्स पे आपने बजट बना दिया। यानी इससे आपको कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि कम से कम यूनिट कितने सेल करूं तो मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा या मैं लॉसेस में चला जाऊंगा। तो उससे आपका वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको आइडिया होता है कि मुझे इतने यूनिट हर हालत में अटेन करने चाहिए। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है फ्लेक्सिबल बजट का। ओके, अब ये तो दोनों प्लानिंग स्टेज पे आ गए, लेकिन मेरा बजट यही कंसीडर हो रहा है जो अभी 70,000 है। सपोज हमने टारगेट 70 कर रखा है, लेकिन अब सिचुएशन क्या होती है, वर्स होती है, बेटर होती है। इवन कई कंपनीज फ्लेक्सिबल बजट 110% पे भी बनाती है। अगर 110% होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 120% होगा तो क्या होगा। मैंने 110 120 इसलिए नहीं लिया, मोस्ट ऑफ द केसेस हम मोस्ट क्रिटिकल रहते हैं। ठीक है, हमारा एक होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं कि अगर सिचुएशन वर्स्ट होगी तो हमारे लिए क्या होगा। देखिए, बेटर होना तो सबसे बेहतर है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कभी भी आप बेटर सिचुएशन को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी तो क्या होगा। बेटर तो सबके लिए पता है कि जी ये मैंने जो चीज बनाई है, अगर इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे तो मेरे लिए फायदेमंद है,
लेकिन अगर वर्स्ट आएंगे उसको मेजर करना जरूरी हो जाता है कि उस सूरत में हमारे इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप नाम देते हो फ्लेक्सिबल बजट। अब आइएगा फ्लेक्स बजट में। फ्लेक्स बजट में जाने से पहले मैं साल खत्म हो जाता है, यानी 1 साल का बजट है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, और एक्चुअल रिजल्ट आ जाते हैं। एक्चुअल जो आप यूनिट सेल करते हो, एक्चुअल यूनिट वो 65,000 है। अब मैंने एक रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को कि मेरा बजट क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि मैं इसको किस बजट से कंपेयर करूं। मेरे पास तो 4 बजट है। एक बजट है 70,000 यूनिट का, एक बजट है 63,000 यूनिट का, एक बजट है 56,000 यूनिट का, एक बजट है 49,000 यूनिट का, जबकि एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है 65,000। सो टेल मी, इनमें से किस बजट के साथ मैं कंपेयर करूं? एनीवन? सर फिक्स बजट के साथ। जी, किसके साथ करूं? फिक्स बजट। फिक्स बजट के साथ। ओके, चले मैं आपकी बात को एग्री करता हूं और आगे लेके चलता हूं। मैं ये कहता हूं कि मटेरियल कॉस्ट जो मेरी लगी है, मटेरियल वेरिएबल होती है, मटेरियल कॉस्ट 65,000 यूनिट में जो मेरी लगी है वो 390,000 और 70,000 यूनिट पे जो मेरी मटेरियल कॉस्ट थी, जो मैंने बजट की हुई थी, 430,000। 400,000। अच्छा, अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा जब बजट मेरा 400,000 था, मैंने कॉस्ट लगाई 390, ये तो फेवरेबल सिचुएशन आ गई। यानी इसका मतलब ये जो वेरिएंस आ रहा है ये फेवरेबल है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, इफ इट इज कंपेयर्ड विद द फिक्स बजट, हालांकि ये फेवरेबल नहीं है। कैसे पता लग रहा है फेवरेबल नहीं? देखो 400,000 अगर कॉस्ट मेरी 70,000 यूनिट पे लगनी है तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी? 400 डिवाइडेड बाय 70, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूं मैं। 400 डिवाइडेड बाय 70 तो 5.71 कॉस्ट लगनी चाहिए थी पर यूनिट। मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है? 390,000 डिवाइडेड बाय 65, 390 डिवाइडेड बाय 65, तो ये 6 रुपीज कॉस्ट लग रही है। यानी बजट के मुताबिक मेरी कॉस्ट पर यूनिट लगनी चाहिए थी 5.71, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो 6। ये तो एडवर्स सिचुएशन है। यहां से देखें तो ये बड़ी क्लियर नजर आ रहा है, सिचुएशन इज एडवर्स। जबकि अगर मैं फिक्स बजट को लेकर कंपैरिजन करता हूं तो सिचुएशन हो जाती है फेवरेबल, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इसका मतलब है ये तो डिसाइड हो गया कि मैं फिक्स बजट से इसको कंपेयर नहीं करूंगा। अब बताएं किसके साथ कंपेयर करूं, फिर और क्या ऑप्शन आ जाती है? और कोई स्टूडेंट? मैं उस पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूं, इसलिए ये बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। ओके, देखो अगर मैं ये कहूं फिक्स कॉस्ट के साथ अगर उसको कंपेयर, सर क्योंकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है अगर उसको उसके साथ, उसको तो आप फिक्स भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बजट नया बनाना पड़ेगा। और इस बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजन, मैं ना इस 65,000 रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, मैं अगर फिक्स बजट से कंपेयर करता हूं तब भी रॉन्ग आंसर आएगा। अगर मैं इनके में से किसी के साथ भी कंपेयर करूंगा तो रॉन्ग आएगा। रीजन क्या है कि 65,000 यूनिट पर जो मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट खास तौर पे, वो आपकी इन कॉस्ट से वेरी करेगी क्योंकि ये यूनिट डिफर करते हैं। इसलिए फ्लेक्स बजट आप बनाते हो एक बजट जो बनता है कंट्रोल स्टेज पर। इस स्टेज को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेज, जब रिजल्ट आ चुके होते हैं। और इसको हम सिंपल कहते हैं बजट एट एक्चुअल यूनिट्स। बजट एट एक्चुअल यूनिट्स। अब मैं इस पर दोबारा एक बजट बनाऊंगा।
यानी 65,000 यूनिट पे बजट बनाऊंगा और बजट के लिए जो बेस है वो एग्जैक्टली वही होगी जो फिक्स बजट में, क्योंकि ये याद रखिएगा फ्लेक्सिबल बजट में भी जो आपने बजट बनाया उसकी जो बेस है वो यही है, तो लिहाजा बेस चेंज नहीं होगी। मसलन बेस मेरी ये है, अगर मटेरियल कॉस्ट 5.71 है तो मटेरियल कॉस्ट 5.71 ही होनी चाहिए। अब अगर 6 लग रही है तो इसका मतलब है कि मैंने कॉस्ट को ज्यादा लगा दिया, तो एडवर्स सिचुएशन खुद ब खुद आ जाएगी। तो लिहाजा जब मैं बजट को एक्चुअल यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ, मटेरियल को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो मटेरियल कॉस्ट मेरी कितनी आएगी फ्लेक्स बजट में? मटेरियल कॉस्ट मेरी बनेगी 65,000 यूनिट में बना रहा हूँ, बनाए हैं मैंने, और इस पे जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 5.71 राउंडिंग में, तो 65 इंटू 5.71 तो ये आ जाएगा 371 150 की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, और आपने एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है 390 की, जो कि बड़ा क्लियर बता रहा है इट इज एडवर्स सिचुएशन, यानी 18,850 की कॉस्ट है वो आपने ज्यादा लगा दी, द सिचुएशन इज एडवर्स। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर when we intend to compare the results with budget, we'll never use the fixed budget, we will never use the flexible budget, we always use a flexed budget in order to make a realistic comparison, क्योंकि जब आप इक्वल कर दोगे यूनिट्स तो फिर अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो रियलिस्टिक होता है, ठीक है, यानी वॉल्यूम का इफेक्ट खत्म करके मैं बेस का इफेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। बजट के अंदर ये जो मैंने दो वर्ड यूज किए हैं वॉल्यूम और बेस, ये बड़ा जरूरी है। अगर मैं फिक्स बजट को कंपेयर करता हूं एक्चुअल रिजल्ट से तो उससे वॉल्यूम वेरिएंस और बेस वेरिएंस मिक्स हो जाता है, मिक्सचर हो जाती है, ठीक है। इसलिए फिक्स को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? ना सिर्फ फिक्स बजट में यूनिट का डिफरेंस आया, ये 70,000 है और ये 65, बल्कि कॉस्ट का भी डिफरेंस आ रहा है, सो इट मींस वॉल्यूम का भी डिफरेंस आ गया, बेस का भी डिफरेंस आ गया, ये तो दो चीजों का डिफरेंस आ गया, और हमें दोनों का डिफरेंस अलग कैलकुलेट करना होता है। और खास तौर पे बजट के अंदर हम बेस को ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा वॉल्यूम चेंज होने की वजह से बेस पे इफेक्ट क्या आ रहा है, तो लिहाजा बेस बजट निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल तब होगा जब आप फ्लेक्स्ड बजट बनाओगे कि बजट एट एक्चुअल यूनिट। जब मैं फ्लेक्स बजट बनाऊंगा तो 65,000 यूनिट पे बजट आ जाएगा, एक्चुअल भी 65,000 यूनिट है, वॉल्यूम इक्वल हुआ। अब अगर मेरी अमाउंट में फर्क आ रहा है वो प्योरली किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बेस की वजह से। इस स्टेटमेंट को आप नाम देते हो कंट्रोल स्टेटमेंट, और जो पेपर में आती है वो कंट्रोल स्टेटमेंट आई हुई है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट इन विच द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स वर आइडेंटिफाइड, यानी जो वेरिएंस आ रहा है कि मेरी जो बजट है और जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है उसमें कितनी वेरिएशन है, उस स्टेटमेंट को आप नाम देते हो कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट तब तक रियलिस्टिक नहीं हो सकती जब तक वॉल्यूम इफेक्ट नल एंड वॉइड नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा होता है वो एक किस्म का फिक्स होता है, आप बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्मा बनाते हो, थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर होती हैं, वो मैं परफॉर्मा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट, अच्छा अब इसमें कुछ कॉलम्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे पहला तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन आएगा ना, मतलब जिस चीज का मैं बजट बना रहा हूँ, कॉस्ट का बजट हम ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में एक एक कॉस्ट को आप स्पेसिफाई करोगे, एक एक नाम, जितनी कॉस्ट लगनी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में भी एक एक एक्सपेंस को लिखोगे, ओवरहेड बेशुमार होते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आप बेसिस को आइडेंटिफाई करोगे। अब बेस दो ही होती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। क्योंकि मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। हमारी बेसिस का रूल क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट शैल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ वॉल्यूम। अगर मेरी आउटपुट बढ़ती है या कम होती है कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वॉल्यूम के साथ साथ चेंज होती है, वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा कॉस्ट कम होगी, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में नहीं लिया जाता।
बल्कि वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो प्रोपोर्शनेटली इक्वल होती है। प्रोपोर्शनेटली इक्वल का मतलब क्या है कि पर यूनिट जो कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो सेम होती है। तो लिहाजा दो बेसिस आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। एक आपने फिक्स लेनी होती है बेस, यानी फिक्स कॉस्ट क्या है ये टोटल में, और वेरिएबल कॉस्ट जो लोगे वो पर यूनिट में। ये मैंने आइडेंटिफाई करनी है पहले इन कॉलम्स। और ये कहां से आइडेंटिफाई होंगी? ये जो बजट दिया हुआ है फिक्स बजट या फ्लेक्सिबल बजट से। यानी कभी कभी एग्जामिनर फिक्स बजट से भी आपको कह सकता है कि आप कंट्रोल स्टेटमेंट बनाओ, और ये भी हो सकता है वो फ्लेक्सिबल बजट से आपको कोई कंट्रोल स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, अच्छा जैसे कि ये बेसिस आइडेंटिफाई होगी, अब मैं फ्लेक्स बजट बना लूंगा। अब मैं बजट बनाऊंगा एट एक्चुअल यूनिट्स। अब एक्चुअल यूनिट में मैंने दोबारा बजट बनाया। ये बजट वैल्यूज के हिसाब से फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल से डिफर करेगा, लेकिन बेसिस के हिसाब से डिफर नहीं करेगा। बेसिस जो आपकी फिक्स बजट में है वही फ्लेक्सिबल बजट में है, इवन वही फ्लेक्स्ड बजट। जब ये तीनों आइडेंटिफाई हो गए, यानी फिक्स कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी होगी, और बजट एट एक्चुअल भी आ गया। अब मैं एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर लूं कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, और अब मैं इसके बाद कंपैरिजन करूंगा, यानी वेरिएंस निकालूंगा। वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और एडवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट जो आप बनाते हो वो एक स्पेसिफिक पीरियड की होती है, मतलब 6 मंथ की, 3 मंथ की, 1 ईयर की, वो किसी भी एक पीरियड की हो सकती है, 1 मंथ की भी हो सकती है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, ये जो जी प्लीज सर ये जो बजट है एक्चुअल बनाए, इसके अंदर हम एक्चुअल आउटपुट्स लेंगे यानी यूनिट्स लेंगे और उनको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी यूनिट आप एक्चुअल रखोगे, लेकिन जो बेस है ना उसकी बेस, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है या फिक्स कॉस्ट है, वो सारी की सारी बजट वाली होगी। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सिर्फ 2-3 चीजें इसमें रहती, बहुत आसान होता है, इसलिए ये बहुत कम आता है, लेकिन आया हुआ है पेपर में। अब जरा देखिएगा, इसमें 3 किस्म की कॉस्ट आप पढ़ चुके हो। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जरा कैसे पता लगेगा, मैं किस तरह इसको लैदा करूं। मैं 3 कॉस्ट ले रहा हूं, 3 से 4। वो आपको क्वेश्चन में देता है जी कि 10,000 यूनिट्स पे जो मेरा बजट है और 15,000 यूनिट्स पे बजट दिया। ये 2 बजट दिए, और यकीनी बात है अगर 2 लेवल पे आपको बजट दिया हुआ है तो ये कौन सा बजट लाएगा? दिस बजट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट, द बजट विच इज प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और इसमें कॉस्ट लिखता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमें दी है जी 23,000, और यहां पर आपको दी है 34,500। अभी मैं इस कॉस्ट की अगर आपसे बात करूं, ये मटेरियल कॉस्ट, मुझे इसकी बेस को आइडेंटिफाई करना है। बेस कैसे आइडेंटिफाई? पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड। देखो, अगर तो 10,000 यूनिट पे कॉस्ट 23 है, 15,000 यूनिट पे कॉस्ट 34 है, 34,500, तो ये फिक्स तो नहीं हो सकती ना। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? जो दोनों लेवल्स पर इक्वल, जो दोनों लेवल पर इक्वल हो, उसको फिक्स कॉस्ट कहेंगे। अब यहां पर फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, ये तो क्लियर है। अब वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में भी जब मैं आता हूं, ये चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल भी तो हो सकती है और सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, यानी इसके अंदर फिक्स का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन खैर मटेरियल तो होती वेरिएबल है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? आप 23,000 को 10,000 पे डिवाइड करो, यूनिट कॉस्ट निकालो। मटेरियल की यूनिट कॉस्ट आई है 2.30, और अगर मैं दूसरे लेवल पे निकालूं 34,500 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये भी देखो तो 2.30। सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर यूनिट कॉस्ट सेम हो, पर यूनिट कॉस्ट जितने मर्जी लेवल हो, अगर मेरी पर यूनिट कॉस्ट सेम है,
इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं लिख दूंगा बेस वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह मैं अगली कॉस्ट लेता हूं। अब मैं लिखता हूं जी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट की मैं वैल्यू कैलकुलेट करके लिखता हूं। ये बन रही है जी 40,000। 10,000 यूनिट में मेरी जो कॉस्ट है वो 40,000 है, और 15,000 यूनिट्स पे जो मेरी कॉस्ट होगी वो मैं लिखता हूं जी 55,500। अच्छा, अब ये भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। लेबर कॉस्ट भी बजाय बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट होती तो 10,000 यूनिट पे भी 40,000 है, तो 15,000 पे भी 40,000 होती, या 10,000 पे 55,500 है तो 15 पे भी 55,500 होनी चाहिए। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैं पहले यूनिट कॉस्ट निकालता हूं। देखो 40,000 को अगर 10,000 पे डिवाइड करूंगा तो 4, और 55,500 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 15,000 यूनिट पे तो ये बनती है 3.70, एंड विच इज नॉट इक्वल। ये आपकी इक्वल थी, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होगी, ऑलवेज रिमेंबर इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मेरी बात को मैं जो लास्ट लाइन बोलने लगा हूं ध्यान से सुनिए। अगर आपको 2 डिफरेंट लेवल को 2 ही डिफरेंट लेवल देता है, 2 डिफरेंट लेवल दिए हो और दोनों लेवल पे कॉस्ट सेम हो, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अगर दोनों लेवल पे कॉस्ट सेम ना हो लेकिन यूनिट कॉस्ट सेम हो, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर मेरी दोनों लेवल पे टोटल कॉस्ट सेम नहीं है और यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं है, उसको हम नाम देंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है और इसी को वो एग्जाम में एग्जामिनर यूज करता है। अब इसके लिए मुझे, यानी अब जब ये सेमी वेरिएबल का वर्ड आया, इसका मतलब इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। अब आप इसमें हाई लो मेथड लगाओगे। पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूं। वेरिएबल कॉस्ट को हम बी से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट एट हाई लेवल 55,500 माइनस कॉस्ट एट लो लेवल 40,000 होल डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल 15,000 माइनस लो एक्टिविटी लेवल 10,000। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कैलकुलेट करते हैं 55,500 माइनस 40,000, ये आपका आ गया जी 15,500। इसको डिवाइड कर देता हूँ 5,000 यूनिट में, तो 3.10 की अमाउंट आ गई। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट। अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। किसी भी लेवल पे फिक्स कॉस्ट निकाल लो, आंसर सेम रहता है। और फिक्स कॉस्ट निकालने का क्या फार्मूला होता है? A इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। A का मतलब फिक्स कॉस्ट, Y का मतलब टोटल कॉस्ट, B स्टैंड्स फॉर, जो अभी कैलकुलेट किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, X नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगर मैं इस पर कैलकुलेशन करता हूं तो 15,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट क्या है? 55,500। तो ये मेरा X बन जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये वैल्यू जो है, ये मेरी जो 55,500, ये Y बनेगी, और B ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ होता है ऊपर। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू 55,500 माइनस b आपने निकाला है 3.10 इनटू x है मेरे पास 15,000। अब आंसर निकालिएगा तो 3.10 इनटू 15,000 और 55,500 में से इसको लेस कर दें तो विच इज इक्वल टू 9,000। और अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये 9,000 ठीक है, तो इस लेवल पे भी आंसर वही आना चाहिए। अब अगर इस लेवल से कैलकुलेशन करता हूं, ये y है और ये x हो जाएगा। अब अगर मैं इसके पॉइंट से पुट करूं तो y मेरा 40,000 माइनस b तो वही रहेगा 3.10 इनटू 10,000
अब अगर 10,000 को 3.10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 31,000, 40,000 में से 31 लेस कर दूंगा तो 9,000। ठीक है जी, ये सारी जो अमाउंट, अब ये मैंने दो निकाली है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट शेल रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल। जब ये दोनों अमाउंट निकल आई, अब इसको यहाँ कैसे पुट करूंगा, लेबर में 9,000 यहाँ पुट करूंगा फिक्स कॉस्ट में, और वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट पुट करूंगा 3.10। अच्छा, अब इसके बाद एक कॉस्ट में और लेता हूं, ओवरहेड्स, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब ये कहते हैं जी 10,000 यूनिट पे मेरी रेंट ऑफ फैक्ट्री 70,000 है, और 15,000 यूनिट पे रेंट ऑफ फैक्ट्री 70,000। अब यहां पर आप गौर से देखो तो अमाउंट जो है टोटल अमाउंट इक्वल है, टोटल अमाउंट। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन को माइंड में लाइए, और वहां आपने क्या पढ़ा था, द कॉस्ट which remain constant at each level of production, whether the production increase or decrease, irrespective of production the cost will not change. So always remember कि rent जो है वो मेरा 70,000 रहेगा, फिक्स, ये फिक्स कॉस्ट है, इसको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बेस में मैं 70,000 लिखूंगा और यहाँ नील कर दे, ये वेरिएबल नहीं है। इस तरह आपकी मैक्सिमम 3 बेसिस होती है। हाँ, डाटा ज्यादा होता है, उसमें कुछ फिक्स होंगी, कुछ वेरिएबल होंगी, कुछ सेमी वेरिएबल होंगी। जो वेरिएबल होंगी उसका तरीका मैंने आपको बताया, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेटर पे निकालो। अगर तो यूनिट कॉस्ट दोनों लेवल पे इक्वल है तो वेरिएबल कॉस्ट है, वो फिर किसी एक लेवल से निकाल के वहां ऊपर पुट कर दो। अगर दोनों अमाउंट इक्वल है टोटल में तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ये फिक्स कॉस्ट है, एज इट इज उठाओ, फिक्स कॉस्ट को बेस में लिख दो। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे ये लेबर में नजर आ रहा है, ना इसकी टोटल कॉस्ट इक्वल है ना इसकी यूनिट कॉस्ट इक्वल है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट करते हो, और सेमी वेरिएबल की मुझे फिर हाई लो मेथड लगाकर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, और इसमें दोनों बेसिस आएंगी। ओके, जब ये सारी बेसिस आप आइडेंटिफाई कर लो, अब बजट बनाना है। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिपेयर द बजट। अब देखो मैं कहता हूँ जी एक्चुअल रिजल्ट जो है ना वो 16,000 यूनिट्स एक्चुअल, और अब मैंने फ्लेक्स बजट बनाना है ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। अब एक्चुअल यूनिट ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब देखो 16,000 यूनिट पे मैं बजट बना रहा हूं, और मटेरियल कॉस्ट जो लगनी चाहिए 2.30, तो 2.30 पर यूनिट है, तो 16,000 इंटू 2.30, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 36,800। ये मेरा बजट हो गया। अच्छा, लेबर कॉस्ट में आए तो 9,000। अच्छा, अब इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है, तो इसके कैलकुलेशन का तरीका क्या है कि 16,000 इंटू 3.10, जो आंसर आया उसमें 9,000 प्लस कर दिया तो 58,600, 58,600। ये दूसरी अमाउंट आ गई बजट की, और तीसरी की एज इट इज ले आओगे बजट में 70,000। अच्छा, अब मैं एक्चुअल जी लेबर की अमाउंट रिपीट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। लेबर, देखो लेबर के अमाउंट के लिए जो हम बेसिकली फार्मूला इसी को यूज करेंगे, ये जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसको फार्मूले को रीशफल करूंगा। y का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसके मुताबिक अगर देखें तो कैसे कैलकुलेट होगा, y को तो मैंने फाइंड करना है, दिस इज y, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ये जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है ये a होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ये b होगी, और x जो है वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट जो मैं जिसके पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो a मेरा कितना आया 9,000 प्लस b कितना है 3.10 इंटू x, और x है 16,000। तो मैंने आपसे एक जो कैलकुलेशन की वो इस तरह समझाया कि 16,000 को पहले 3.10 से मल्टीप्लाई करो, यानी 50, ये जो 16,000 यूनिट है इसको 3.10 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो उसमें 9,000, क्योंकि वो कॉस्ट फिक्स रहेगी। तो 58,600 मेरी y की कॉस्ट आ गई, विच इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और रेंट जो है वो 70,000 ही आएगा। अच्छा, अब जब बजट बन गया, एक्चुअल से कंपेयर करना है। याद रखिएगा एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है, होते हैं, ये गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिए हुए 37,700, ये मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, गिवन इन अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे।
अच्छा, जब लेबर की बात करता हूँ तो लेबर की भी गिवन होगी वैल्यू, और वो आपको दे रहा है 58,150 और इसका दे रहा है 70,000। ये मैंने अगेन 3 डिफरेंट वैल्यूज ली हैं इसलिए कि ताकि वो वेरिएंस बता सकूंगे कौन कौन सा वेरिएंस आ सकता है। अब पहला वेरिएंस चेक करो, मटेरियल का बजट ये कह रहा है 36,800 कॉस्ट लगनी चाहिए और आपने कॉस्ट लगा दी 37,700, सो इट मींस 900 की कॉस्ट ज्यादा लगा दी है। दिस 900 वेरिएंस इज नोन एज एडवर्स वेरिएंस। ए का वर्ड हम लगाते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्स। ये ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी तरह आप लेबर का देखो तो लेबर का जो आपने फ्लेक्स बजट बनाया है 16,000 यूनिट बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 58,600 है, लेकिन आपने जो एक्चुअल कॉस्ट लगाई है वो 58,140 है। इट मींस 450 की कॉस्ट सेव कर लिया आपने, एक्चुअल कॉस्ट कम लग रही है। दिस सिचुएशन इज फेवरेबल। रेंट की बात करता हूं तो रेंट आपका बजट ये कह रहा है 70,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी, एक्चुअल भी 70,000 लगी है। आप शो करोगे देयर विल बी नो वेरिएंस, यानी एक्सपेंडिचर वाज एग्जैक्टली इक्वल टू बजट। और ये याद रखिएगा मोस्टली जो फिक्स कॉस्ट है उसमें फर्क नहीं आता मोस्टली, क्योंकि वो अक्सर कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। हाँ अलबत्ता कुछ कॉस्ट में फर्क आ भी जाता है। अब ये इसको टोटल कर लें तो टोटल करेंगे तो इस तीनों कॉलम का टोटल करेंगे, चाहे अब मैं हॉरिजॉन्टल इसको लेके चलूं या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेके चलूं, आंसर में फर्क नहीं आएगा। अब मैं पहले कॉलम को अगर ऐड करता हूं तो 36,800 प्लस 58,600 प्लस 70,000, इसका टोटल आ रहा है 165,400। यानी ओवरऑल मेरी जो बजटेड कॉस्ट है वो 165,400 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो आपने लगा दी उसको प्लस कर दें 58,150 प्लस 70,000, जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो 165,850 है। तो वेरी क्लियर, आपने कॉस्ट ज्यादा लगाई है, यहां से चेक कर लो या यहां से, तो 450 एडवर्स आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आंसर इक्वल आए। ये एडवर्स कैसे हुआ, ये 900 एडवर्स है और 450 फेवरेबल है। एडवर्स और एडवर्स प्लस होते हैं, फेवरेबल और फेवरेबल प्लस होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा फेवरेबल और एडवर्स कभी प्लस नहीं होते, ये माइनस होते, ठीक है। तो इसलिए माइनस करके जब माइनस किया तो इसके साथ एडवर्स या फेवरेबल का वर्ड आप कैसे देखोगे, जो अमाउंट ज्यादा है वो लिखोगे बिल्कुल मैथमेटिकली। अगर मैं आपसे कहूं कि +30 और +30 और -22 को प्लस कर दो, लेकिन आप 8 लिखोगे और प्लस का साइन लिखोगे क्योंकि प्लस की अमाउंट ज्यादा है, जो अमाउंट ज्यादा होती है वो लिखी जाती है। ये एक थोड़ा सा स्केच बनाया मैंने आपके सामने फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इजी होता है। अब इससे अगली स्लाइड पे आऊंगा मैं। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे विच इज मोस्टली यूज इन क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इंक्रीमेंटल बजटिंग। हमारी जो ट्रेडिशनल बजटिंग है, जितने भी बजटिंग है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं और जो पढ़ेंगे, उसके अंदर जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो इंक्रीमेंटल बजट्स की है। इंक्रीमेंटल बजट होता क्या, नाम से जाहिर, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब सिर्फ इजाफा करना नहीं होता, इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को अकाउंट फॉर करता है। यानी ऐसा बजट, द बजट विच इज बेसिकली is based on a specific values which is a base budget, यानी जो बेस करेगा बेस बजट पर। आपने पिछले साल के रिजल्ट से अगला साल का बजट बनाना है। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर का बजट बनाऊंगा तो मुझे बेसिस चाहिए, और बेसिस कहां से लूंगा, लास्ट ईयर रिजल्ट से, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बजट एक ऐसा बजट होता है जो बेस करता है पास्ट पर, बेस्ड ऑन पास्ट। आप इसको बेस लेते हो लेकिन फिर इसको एक्सट्रापोलेट करते हो। एक्सट्रापोलेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो चेंजेस पास्ट, जो चेंजेस फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो पास्ट में एग्जिस्टेड नहीं थी, उनको इनकॉर्पोरेट करोगे।
बहुत सी एग्जांपल मैं दे सकता हूं जो अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़े हैं। एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कंपनी इंटेंड्स टू, सपोज मैं एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बोल रहा, कि कंपनी इंटेंड्स टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट, इट इज एस्टिमेटेड दैट द लेबर material wastage will reduce from 5 to 3%, labor will become more efficient। ठीक है, यानी ये मैंने दो वैल्यू सिर्फ बोली। देखिए जब पास्ट में जाएंगे, पास्ट का वैल्यू मैं उठाता हूं और इसको जब मैं बजट में, इंक्रीमेंटल बजट में लाऊंगा तो एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, एक्स्ट्रापोलेशन में जो चेंजेस आप फील कर रहे हो वो चेंजेस इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा, जो अक्सर आप करते रहे हो। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट इज नोन एज इंक्रीमेंटल बजट। यानी एक्स्ट्रापोलेशन को इनकॉर्पोरेट करके जो बजट बनाओगे उस बजट को आप नाम देते हो इंक्रीमेंटल बजट। अच्छा, अब इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है इंक्रीमेंटल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये, वैसे तो ये टेक्निक बाय नेचर यूज होती है इंक्रीमेंटल बजट, यानी जो नॉर्मल बजट यूज करते हैं वो हम यही यूज कर रहे होते हैं, पास्ट को लेते हैं और उसके अंदर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी कल के क्वेश्चंस देख लें, आपको यही चीज नजर आएगी। ओके, लेकिन इसमें नॉर्मली हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब वी एन इज इक्वल टू वी नॉट into 1 plus G into 1 plus H। VN का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ बजट ईयर। N बजट ईयर को हम कहते हैं यहां पर बजट ईयर। अब मसलन मैं सेल को अगर बजट कर रहा हूं तो SN लिख दूंगा, ठीक है, और S नॉट लिख दूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी बेस बजट की, जो भी आप बेस बजट ले रहे हो, जो लास्ट ईयर का बजट होता है या लास्ट ईयर के रिजल्ट्स होते हैं उसको बेस लेते हैं, वैल्यू बेस वैल्यू कहते हैं। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और हमने कहा था कि यानी वो जो बेडशीट्स वाला था कि बेडशीट्स में हम जो न्यू पॉलिसीज ला रहे हैं, मार्केटिंग ला रहे हैं, उसकी वजह से 25% हमारी जो है बेडशीट्स ज्यादा हो जाएंगी। दिस इज अ वॉल्यूम इफेक्ट। तो ग्रोथ रिलेट्स टू वॉल्यूम। एच स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन एंड दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। या डिफ्लेशन। वैसे मोस्टली एच हम इन्फ्लेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिफ्लेशन होता है ये खुद बहुत प्लस नहीं आ गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी। वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस जी प्लस इंटू 1 प्लस एच, ये सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब इसमें जो चीज सिर्फ मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि इफ ग्रोथ इज नॉट गिवन, जी इज नॉट गिवन, और वो कहते हैं जी कि जो पास्ट ईयर ग्रोथ है वही आपकी फ्यूचर ईयर ग्रोथ होगी। यानी पास्ट ईयर ग्रोथ जो है वही आपकी फ्यूचर में, पास्ट ईयर नहीं ईयर्स, वो आपको डाटा इस तरह देता है कि 5 साल का डाटा दे रहा है और वो कहता है जी 5 साल के डाटा में जो ग्रोथ आ रही है, एवरेज ग्रोथ, वो कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में। ठीक है, अब इससे आप कैसे कैलकुलेट करो? इफ ग्रोथ इज नॉट गिवन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैं डाटा ले रहा हूं, मैं लेता हूं जी कि पास्ट लास्ट 5 ईयर सेल्स, ये हमें डाटा गिवन है। वो हमें ये बता रहे हैं जी कि 2014 में जो हमारी सेल्स थी वो 350 मिलियन रुपीस थी। 2015 में सेल बढ़कर 365 मिलियन पर चली गई। 2016 में हमारी सेल इंक्रीज होकर 387 पर आ गई। 2017 में हमारी सेल 410 मिलियन है और 2018 में हमारी जो सेल थी, जो लास्ट ईयर कंक्लूडेड ईयर है, वो 448 मिलियन। अब वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द सेल ऑफ, कैलकुलेट बजटेड सेल्स ऑफ
2018, assuming trend shall remain constant. सेम, जो ट्रेंड है वो हमारा सेम रहेगा। आपने बजटेड सेल निकालनी है 2018 की, और ये अज्यूम करते हुए कि आपका ट्रेंड जो है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अब वैल्यू कैसे लेनी है। देखो, अब मैंने V का वर्ड यूज किया, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू, मैं इसको S नॉट भी कह सकता हूँ। ये वैल्यू जो है ना पास्ट को, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। पहले इंटरपोलेशन कैलकुलेट करनी। अब इंटरपोलेशन में मैं जाऊंगा और यहां से ग्रोथ कैलकुलेट करूंगा। अब देखो, हर साल ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि ग्रोथ है। 350 से सेल शुरू हुई 2014 में, इससे पहले भी डाटा होगा, हमने लास्ट 5 ईयर का डाटा लिया। 350 मिलियन की सेल थी, जो बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर तक 448 तक आ गई, जिसमें ग्रोथ आ रही है। लेकिन ये क्लियर है, हर साल ग्रोथ इक्वल नहीं है। हमारी जो ग्रोथ है वो हर साल इक्वल नहीं है। तो अब इसके लिए फिर हम एवरेज ग्रोथ फार्मूला यूज करते हैं, और वो फार्मूला क्या होगा यहीं से मैं बनाऊंगा। देखो, हमारी जो सेल है 350 से स्टार्ट हुई, ये पहली वैल्यू ली, इनटू, और इसमें हर साल ग्रोथ आती रही 1 प्लस जी, यानी हर साल ग्रोथ आती रही। 1 प्लस जी किया, कितने साल की ग्रोथ है इसमें? इसमें 5 ईयर के डाटा में 5 ईयर की ग्रोथ नहीं हो सकती। 5 ईयर के डाटा में मैं 4 ईयर की ग्रोथ को मेजर कर सकता हूँ। 1 2 3 4, क्योंकि ये बेस जब मैंने ले ली तो ये 4 ईयर रह गए, तो मैं रेज टू पावर 4 करूंगा, 5 नहीं करूंगा। ये केयरफुली करना है। और यानी मैं ये बता रहा हूँ कि 350 आपकी सेल थी, और मैं इसमें हर साल ग्रोथ होती रही, 4 साल तक ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद वैल्यू 448 पर मूव कर गई। अब अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 350 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस जी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, अब 448 डिवाइडेड बाय 350, ये आ जाएगा 1.28। अच्छा, अब इसके बाद आप फर्दर सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली फर्दर सॉल्व करने के लिए ये 4 को खत्म करना है, तो 1 प्लस जी इज इक्वल टू 1.28 रेज टू पावर 1 ओवर 4, तभी ये खत्म होगा ना। 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1, तो 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो प्लीज एनी स्टूडेंट इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा, क्या वैल्यू आती है 4 डेसिमल तक, बताइएगा। 1.0636 12.0636 1.0636 060 0636 ओके 36। अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई है 1 प्लस जी की। अब 1 माइनस हो जाएगा, तो जी किसके इक्वल आया? 0.636, 0.0636। इन अदर वर्ड्स ग्रोथ इज इक्वल टू 6.36%। यानी अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर साल ग्रोथ 6.36% थी, हो सकता है किसी साल 5% थी, किसी साल 8% थी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो पास्ट डाटा से हमें ट्रेंड मिल रहा है वो 6.36 है। अब जिस वक्त ये ग्रोथ निकल आई, अब मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मैं इस फार्मूले को यूज करके लूंगा, अब मैं इन्फ्लेशन को भी इंकॉर्पोरेट करूंगा। VN यानी SN, अब मैं S लेता हूं 2018, यानी 2018 की अगर सेल मेजर करना चाहता हूं तो मुझे पहले सेल चाहिए बेस ईयर की। हमेशा याद रखिएगा बेस ईयर लेटेस्ट ईयर होता है 2017, ये वाले, इनटू 1 प्लस जी जो अभी आपने कैलकुलेट किया, और 1 प्लस इन्फ्लेशन, ये हम कोई भी ले लेते हैं, इन्फ्लेशन हम सपोज कहते हैं 7% इन्फ्लेशन। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो 448 इनटू ग्रोथ 1.0636 और इन्फ्लेशन 1.07। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, राउंडिंग कर देंगे एंड पे
1.0636 into 1.07, तो मेरे पास आ रहा है 509.85। इसको राउंडिंग की तो ये 510 मिलियन मेरी सेल आ गई। यानी इस मीन्स अगले साल का जो मेरा बजट है वो 510 मिलियन होना चाहिए। इसके अंदर दोनों इफेक्ट शामिल हो गए, एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी शामिल हो गया और आपका वॉल्यूम इफेक्ट भी शामिल हो गया। अगर आप लास्ट क्वेश्चन जो अभी तक हम कर चुके हैं, अक्सर आप देखते थे कि हम जब इन्फ्लेशन आती थी तो हम 1.02 1.03 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर प्राइस डिक्रीज होती थी तो 0.9798% करते थे। ये बेसिकली उसके पीछे अप्रोच ये है, 1 प्लस एज। अब अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो 1 प्लस 0.02 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर डिफ्लेशन हो रही है तो 1 माइनस 0.03 से मल्टीप्लाई करूंगा, which is equal to 1.02 और 0.97। यानी यार डिस्काउंट है, डिफ्लेशन जरूरी ना, डिस्काउंट है। एज की वैल्यू तो सिर्फ इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कोई भी इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, यानी जो उसकी बेस को चेंज कर रही है। ये अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो इफेक्ट आ गए, दिस इज वॉल्यूम इफेक्ट और दिस इज बेस इफेक्ट। तो बेसिस जो भी चेंज हो रही है हम उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसी के थ्रू हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं इंक्रीमेंटल बजट। मैं जरा एक पिक्चर ले लूं आपकी अटेंडेंस की, उसके बाद आगे कंटिन्यू। ओके अच्छा, अब जो थोड़ी सी चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, अभी मेरे दो इसमें टेक्निक्स रहती हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग और आपकी रोलिंग बजट, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपने आगे क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन जरा स्टार्ट कर दें खुद भी थोड़े से, ठीक है। और मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, बजट, क्योंकि हमारा कोर्स काफी रहता है और मैंने इसको भी, जब तक एक एक क्वेश्चन रोज करेंगे तो बड़ा मसला बनेगा। 280 to 90 कर देते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, इसमें मैं आपको एग्जांपल 1 दे रहा हूँ अभी सिर्फ आज के दिन के लिए, लेकिन आइंदा के बाद 2-2 क्वेश्चन कम से कम दिया करूंगा, 2 से 3। आज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल 1 दे रहा हूँ, ये करके रखिएगा ताकि कल कोई भी मसला हो तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल एंड पे दी हुई है आपको क्वेश्चन में, आपको बुक में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, ठीक है। और ये पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 286 पर है, एग्जांपल 1 पेज नंबर 286। ये आपने करके रखनी है। कल मैंने सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसके हवाले से वो सिर्फ मैं आपको जवाब दूंगा और अगले एग्जांपल्स की तरफ मूव करूंगा, लेकिन अगले एग्जांपल से पहले वो 2 टेक्निक्स हम और भी कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी।